दोस्तों, आज की यह कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और रूह कांप उठेगी। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह कहानी है भरोसे के टूटने की। यह कहानी है एक पिता की बेबसी की और यह कहानी है उस सिस्टम की जहां न्याय की गुहार लगाने के लिए एक परिवार को सड़क पर उतरना पड़ता है। बिहार की राजधानी पटना, जिसे शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, जहां हर साल हजारों लाखों माता पिता अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को बड़े अरमानों के साथ भेजते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, अफसर बनेगी। लेकिन क्या हो जब वही शिक्षा का मंदिर, वही हॉस्टल जिसे माता पिता सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वही एक बेटी के लिए खौफ का घर बन जाए। कल्पना कीजिए उस मंजर की। तारीख थी 6 जनवरी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लोग अपने घरों में रज़ाई में डूबके हुए थे। लेकिन पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक शायद साथ वाले कमरे में रहने वाली लड़कियों को भी नहीं थी, या शायद थी और वह खामोश थी। एक 19 या 20 साल की लड़की जो 9 तारीख को अपने घर से, अपने माँ बाप के पास से हंसती खेलती वापस पटना आई थी, नए साल की खुशियाँ मनाकर लौटी थी, वो अचानक एक बंद कमरे में बेसुध मिलती है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, हालात संदिग्ध है, और जब उसे अस्पताल में ले जाया जाता है तो शुरू होता है एक ऐसा खेल, एक ऐसी साजिश जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया। क्या यह खुदकुशी थी, जैसा कि शुरू में पुलिस ने दावा किया, या फिर यह एक सुनियोजित दरिंदगी या गहरी साजिश का मामला था, जैसा कि उस बदनसीब पिता ने आरोप लगाया? आखिर क्यों एक पिता को अपनी ही बेटी की अंतिम विदाई से रोका गया? आखिर क्यों अस्पताल के डॉक्टर और हॉस्टल के मालिक पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा? सबसे बड़ा सवाल, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला जिसने पुलिस की पूरे मामला को पलट कर रख दिया? आज हम इसी खौफनाक वारदात की तह तक जाएंगे और जानेंगे उस रात की पूरी सच्चाई को जो पटना के पास के इलाके में दफन हो गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है उसकी शुरुआत होती है बिहार के जहानाबाद ज़िले से। एक मध्यवर्गीय परिवार जिनके लिए उनकी बेटी ही उनकी दुनिया थी, वो बेटी जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, उसका सपना था डॉक्टर बनने का, नीट की परीक्षा पास करके सफ़ेद कोट पहनने का। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वह जहानाबाद से पटना जाती है। पटना का चित्रगुप्त नगर इलाका, जहां छात्रों की चहल पहल रहती है, कोचिंग सेंटर्स हैं और इन्हीं कोचिंग सेंटर्स के आसपास कुकुरमुत्ते की तरह फैले हैं तमाम प्राइवेट हॉस्टल। इन्हीं में से एक था शंभू गर्ल्स हॉस्टल। इस हॉस्टल को चुना गया था सुरक्षा के वादे पर। परिवार को लगा था कि यहाँ उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी, पढ़ाई करेगी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। साल 2025 खत्म हुआ था और साल 2026 की शुरुआत हुई थी। हर छात्र की तरह यह लड़की भी नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने घर जहानाबाद गई थी। 1 जनवरी को पूरा परिवार साथ था। हंसी मजाक हुई, अच्छा खाना बना, भविष्य की बातें हुई। किसे पता था कि यह उस परिवार का साथ में आखिरी जश्न है? किसे पता था कि जिस बेटी को वह हंसते हुए विदा कर रहे हैं वह अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगी, और आएगी तो खामोश होकर हमेशा के लिए। 5 जनवरी की तारीख थी। छात्रा अपने घर से वापस पटना के लिए निकलती है। वह खुश थी, तरोताज़ा थी। हॉस्टल पहुंचती है, अपने परिवार को फ़ोन करती है कि मम्मी पापा मैं पहुंच गई हूं, सब ठीक है। 5 तारीख की रात सामान्य रूप से गुजरती है। 6 जनवरी का सूरज उगता है। दिन भर क्या हुआ यह एक रहस्य है, लेकिन शाम होते होते घड़ी में जब करीब 4 बज रहे थे तब जहानाबाद में बैठे पिता के फ़ोन की एक घंटी बजती है। उधर से हॉस्टल का कोई कर्मचारी बोल रहा था। आवाज़ में हड़बड़ाहट थी, या शायद हड़बड़ाहट का नाटक।
उसने कहा, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बेहोश है, हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। एक पिता के लिए इससे बुरी खबर और क्या हो सकती थी। जहानाबाद से पटना की दूरी भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन उस दिन उस पिता के लिए वो रास्ता काटना मुश्किल हो गया था। हर पल मन में एक ही सवाल, मेरी बच्ची को क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी। जब परिवार पटना पहुंचता है तो उन्हें एक निजी अस्पताल, जिसका नाम प्रभात मेमोरियल बताया जा रहा है, वहां बुलाया जाता है। वहां का मंजर देखकर परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी फूली सी बेटी जो 24 घंटे पहले चहक रही थी, वो अब वेंटिलेटर पर मशीनों के बीच जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आना शुरू होता है। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। पिता की नज़रें अब अपनी बेटी के शरीर पर पड़ी तो उनका दिल दहल गया। उनका दावा था कि बेटी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, कपड़े अजीब हालत में थे। एक पिता चीख चीख कर कह रहा था कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई साधारण बेहोशी नहीं है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। परिवार ने हंगामा शुरू किया। उनका सीधा आरोप था कि हॉस्टल के अंदर उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। उनका कहना था कि हॉस्टल संचालक और वहां के कुछ लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन वहां मौजूद हॉस्टल के प्रबंधक और अस्पताल के डॉक्टर सब के सब परिवार को चुप कराने में लगे थे। उन्हें कहा जा रहा था कि लड़की ने नींद की गोलियां खाई है, ओवरडोज का मामला है, खुदकुशी की कोशिश है। सोचिए उस पिता की मनोदशा, एक तरफ उसकी बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही हो और दूसरी तरफ उसे यह यकीन दिलाया जा रहा है कि उसकी बेटी ने खुद यह कदम उठाया है। लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं था। उसे बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद जुल्म की हदें पार हो चुकी थी। शरीर ने साथ छोड़ दिया। 9 जनवरी को नीट की तैयारी करने वाली उस छात्रा की सांसें थम गई। मौत की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। लेकिन यह कोहराम सिर्फ रोने धोने का नहीं था, यह कोहराम था गुस्से का। यह गुस्सा था उस पिता का जिसने अपनी बेटी खोई थी। गुस्सा था उन सैकड़ों छात्रों का जो पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार ने सब को लेने से पहले हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह एक गहरी साजिश है, यह एक जघन्य अपराध है। अब एंट्री होती है पटना पुलिस की। पुलिस मौके पर पहुंचती है। 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस की जांच शुरू होती है। लेकिन पुलिस की शुरुआती मामले और परिवार के आरोप में जमीन आसमान का फर्क था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने छात्रा का मोबाइल फ़ोन जब्त किया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें बताई उसने मामले को और पेचीदा कर दिया। पटना के एसएसपी और बड़े अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर कहा, देखिए हमने छात्रा का मोबाइल खंगाला है, उसकी सर्च हिस्ट्री देखी है। वो सर्च कर रही थी कि कौन सी गोली खानी चाहिए, कितना मात्रा में खानी चाहिए। हमें उसके यूरिन सैंपल में भी दवाइयों का ओवरडोज मिला है। पुलिस ने यह भी कहा कि डॉक्टर की शुरुआती जांच में शारीरिक शोषण का जोर जबरदस्ती की बात से इनकार किया है। यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कमरे में जाता आता नहीं दिखा। पुलिस की यह थ्योरी सुनकर परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पिता चीख चीख कर मीडिया के सामने कह रहा था, साहब मैं बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, लापरवाही नहीं अपराध हुआ है। मेरी बेटी के शरीर पर जो निशान हैं उसके कपड़े फटे हालत में थे। पिता ने आरोप लगाया कि पहले जिस अस्पताल में लड़की को रखा गया था वहां साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि 50% सबूत तो वहीं मिटा दिए गए हैं। वहां के डॉक्टर और हॉस्टल के मालिक की मिलीभगत है। सड़क पर बवाल शुरू हो गया। छात्र सड़कों पर उतर आए, आगजनी हुई, चक्का जाम हुआ। पटना की सड़कें जस्टिस को और डॉक्टर के नारों से गूंज उठी। लोगों का कहना था कि पुलिस हॉस्टल के मालिक को बचा रही है। हॉस्टल का मालिक, जिसका नाम मनीष कुमार रंजन बताया गया, वो रसूखदार आदमी था।
आरोप लग रहे थे कि पुलिस मामले को रफा दफा करना चाहती है। नींद की गोली वाली थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही थी। सवाल यही था कि एक लड़की जो खुश होकर घर से आई थी वो अचानक अपनी जान क्यों देगी, और अगर ऐसा किया भी तो शरीर पर चोट के निशान कहाँ से आए। दबाव बढ़ता जा रहा था पुलिस पर, प्रशासन पर, और इसी बीच में वो कागज़ का टुकड़ा सामने आया जिसे इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी। वह थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अक्सर कहा जाता है कि जाने वाले झूठ नहीं बोलते हैं। उस छात्रा के बेजान शरीर आखिरकार सच उगल ही दिया। 14 जनवरी को जब पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। जिस पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े विश्वास के साथ कहा था कि कुछ गलत नहीं हुआ है, उसी पुलिस को अपनी जुबान बदलनी पड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के एक पैनल ने स्पष्ट रूप से लिखा था, फिजिकल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी शारीरिक हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस एक लाइन ने पुलिस की नींद की गोली वाली थ्योरी को धज्जियां उड़ा दी। इसका मतलब साफ था, उस रात उस कमरे में उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई थी। हो सकता है उसे दवाइयाँ ज़बरदस्ती खिलाई गई हो या फिर उसे काबू में करने के लिए नशा दिया गया हो। पिता का वो डर, वो शक सही साबित हुआ। उनकी बेटी ने अपनी जान नहीं दी थी, उसे नुकसान पहुंचाया गया था, उसकी अस्मिता के साथ खेला गया था। इस रिपोर्ट के आते ही पुलिस बैकफुट पर आ गया। अब तक जो पुलिस हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को हिरासत में लेकर पूछताछ करके छोड़ने के फिराक में थी या नरम रवैया अपना रही थी, उसे तुरंत एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया। यह वही मनीष है जिस पर पिता ने शुरू से उंगली उठा रहे थे। पिता का आरोप था कि हॉस्टल संचालक लड़कियों को नींद की गोली सप्लाई करता था या नशे की हालत में उनका गलत फ़ायदा उठाता था। यह आरोप कितने सच हैं यह तो जांच का विषय है, लेकिन एक हॉस्टल की मालिक की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। दोस्तों जरा सोचिए उस 4-5 दिन के घटनाक्रम को। 6 तारीख को लड़की मिलती है, 9 को मौत होती है, पुलिस कहती है खुदकुशी है। 14 तारीख को रिपोर्ट आती है जो कहती है शारीरिक हिंसा हो सकती है। इन 8 दिनों में क्या हुआ? क्या बाकाई सबूत मिटाए गए? पिता का आरोप है कि जब वह अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे थे तब किसी ने उन्हें बताया, मेडिकल टीम के किसी सदस्य ने उन्हें इशारा किया कि अंतिम संस्कार मत कीजिए, बेटी के साथ गलत हुआ है। सोचिए अगर उस वक्त वह अंतिम संस्कार कर दिया जाता तो शायद यह राज हमेशा के लिए राख के ढेर में दब जाता। यह उस पिता की जागरूकता और जिद थी कि उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम और जांच की मांग की और आज सच सामने आने की दहलीज पर है। पुलिस अब कह रही है कि हम वैज्ञानिक साक्ष्यों पर काम कर रहे हैं, बीरा सुरक्षित रखा गया है, एफएसएल की टीम ने कमरे की जांच की है, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं जो मुंह बाएं खड़ा है। पहला सवाल, लड़की ने खुद नींद की गोलियां खाई तो उसके शरीर पर चोट के निशान क्यों थे? दूसरा सवाल, जिस निजी अस्पताल में उसे पहले ले जाया गया वाकई में वहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई? पुलिस अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तीसरा सवाल, हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज में अगर कोई नहीं दिखा तो क्या फुटेज डिलीट किए गए थे या फिर अपराधी हॉस्टल के अंदर का ही कोई व्यक्ति था जिसे बाहर से आने की ज़रूरत थी? चौथा और सबसे अहम सवाल, पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में दुष्कर्म नहीं हुआ वाला बयान क्यों दिया? क्या किसी को बचाने का दबाव था? गिरफ्तार हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि वो रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ करेगी, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। पटना की सड़कों पर छात्र अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि यह निर्भया जैसी दरिंदगी है। वह मांग कर रहे हैं कि इस मामले की स्पीडी ट्रायल हो और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस पूरे वाक्य में एक और पहलू है जो बहुत डरावना है। पुलिस का कहना है कि लड़की के मोबाइल में डिप्रेशन और दवाइयों की सर्च हिस्ट्री मिली है,
लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि किसी ने जानबूझकर उसके फ़ोन में यह सर्च किया हो ताकि मामला खुदकुशी का लगे, या फिर लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया हो कि वह वाकई में डिप्रेशन में थी और अपनी जान बचाने के तरीके ढूंढ रही थी? यह वो सवाल हैं जिनका जवाब मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के बाद मिलेगी। आज उस पिता की हालत देखी नहीं जाती। वह बार बार यही कह रहे हैं, मेरा सब कुछ लूट गया, मैंने अपने फूली सी बच्ची को पढ़ने भेजा था, मुझे उसका बेजान शरीर मिला। उनकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं, लेकिन आवाज़ में एक ही मांग है, इंसाफ। वो कहते हैं कोई अपराधी है, उसे बचाना उससे भी बड़ा अपराध है। उनका इशारा साफ तौर पर पुलिस और अस्पताल प्रशासन की तरफ है। दोस्तों, यह घटना हमें झकझोरती है। यह सवाल खड़ा करती है हमारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर। हम अपनी बेटियों को घर से दूर भेजते हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन हैवान हर जगह मौजूद हैं, कभी हॉस्टल संचालक के रूप में, कभी किसी और रूप में। पटना हॉस्टल कांड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें ना तो कानून का डर है, ना भगवान का। अभी इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर अपनी सफाई दी है कि वह किसी को नहीं बचा रहे हैं और फिजिकल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट वाली रिपोर्ट के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यह आधा सच क्या उस बेटी को वापस ला सकता है? अब देखना यह होगा कि आगे इस केस में क्या मोड़ आता है। क्या मनीष कुमार रंजन ही मुख्य आरोपी हैं या इसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा? क्या उस निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर भी गाज गिरेगा जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या उस परिवार को, उस पिता को न्याय मिलेगा जो अपनी बेटी की अस्थियां के लिए इंसाफ की आस में बैठा है? जांच अभी जारी है, हर दिन नई परतें खुल रही हैं। कभी पुलिस का बयान आता है, कभी डॉक्टरों का, तो कभी परिजनों का। लेकिन इस शोर में उस लड़की की चीखें कहीं दब न जाए, यही डर है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही हम किसी को बिना कोर्ट के फैसले के दोषी करार दे रहे हैं। हमारा मकसद है सिर्फ आपको जागरूक करना, आपको बताना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को हॉस्टल में रख कर पढ़ा रहे हैं तो सतर्क रहिए, उनसे लगातार बात करते रहिए, उनकी चुप्पी को समझिए। पटना की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन पर दबाव बना रहे कि वह निष्पक्ष जांच करे। हम इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, कोई नया खुलासा होगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस की शुरुआती जांच में लापरवाही हुई है? क्या आपको लगता है कि खुदकुशी नहीं साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी एक राय, एक कमेंट इस मुहिम को ताकत दे सकता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।